गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी मित्रों का आज की मुलाकात में, आज की चर्चा में। डबल इंक्रीमेंट सीरीज पर आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो मॉड्यूल डी का टॉपिक है और मॉड्यूल डी के जिस हिस्से पर हम बातचीत कर रहे हैं वो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट पर आज दो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट पर हमारी बातचीत होगी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज जो सेक्शन 172 से शुरू होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, और आखिरी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। इस पर हमारी चर्चा होने वाली है। और लास्ट एग्जामिनेशन में 28 जून को जो आपका पेपर हुआ था 2025 में, उसमें बाबू मैं आपको बता दूं आपके हर एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट से एक एक दो दो क्वेश्चंस बने हुए थे। चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हो, या वो बेलमेंट हो, या वो प्लेज हो, एजेंसी हो। इसलिए स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट को विधिवत तरीके से आपको तैयार करके जाना चाहिए। तो आज इन दो मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। आज की शाम का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्लेज अंडर सेक्शन 172 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हैज बीन डिफाइंड एज। प्लेज को कैसे डिफाइन किया गया है सेक्शन 172 के अंतर्गत? एक लाइसेंस है जो लाइसेंस टू टेक पोजेशन ऑफ गुड्स, गुड्स का पोजीशन लेने के लिए जो लाइसेंस लिया जाता है वो है प्लेज। या एन एग्रीमेंट टू गिव पोजीशन टू गुड्स, या एक एग्रीमेंट है जिस पर आप अपना पोजीशन देते हैं गुड्स का। या ए और बी दोनों है। या डी कह रहा है कि बेलमेंट ऑफ गुड्स एज अ सिक्योरिटी फॉर पेमेंट परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस, या आपने अपने गुड्स का बेलमेंट किया है, यानी आपने अपनी वस्तु दूसरे को दी है लेकिन एज अ सिक्योरिटी दी है। आपने कोई ऋण लिया है, उसके सिक्योरिटी के बदले में उस गुड्स का बेलमेंट किया गया है, वो कहलाता है प्लेज। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए क्या दुरुस्त आंसर होगा भैया? सभी मित्र आंसर करते चलें। अब सभी मित्रों का स्वागत है आज की मुलाकात में भैया, सभी मित्र आंसर करते चलें। क्वेश्चन नंबर 1 पर क्या आंसर होगा? प्लेज किसको कहा जाता है? तब तक आप लोग आंसर करिए, मैं यहां पर आपको प्लेज बता देता हूं। देखिए, मान लेते हैं कि एक आदित्य नाम के एक व्यक्ति हैं, क्लियर है। इन्होंने किसी क्रेडिटर से कोई लोन ले रखा है, क्रेडिटर से कोई लोन ले रखा है, और क्रेडिटर के पास इन्होंने अपनी एक प्रॉपर्टी, अपनी क्या कर रखी है, प्रॉपर्टी का पोजीशन दे रखा है। क्यों दे रखा है? ताकि वो लोन के रीपेमेंट को सिक्योर कर सके। इन्होंने कहा भैया कि ये प्रॉपर्टी ले लो, अगर मैं ये वापस नहीं कर पाया तो इस प्रॉपर्टी को आप सेल कर सकते हैं। क्यों रखा गया? ताकि ये रीपेमेंट सिक्योर हो सके। तो इस प्रॉपर्टी को, इस मूवेबल प्रॉपर्टी को जिस उद्देश्य से रखा गया वो एक सिक्योरिटी है। और अगर हम सामान्य तौर पर गुड्स का बेलमेंट, भाई बेलमेंट में भी हम पोजीशन ही देते हैं, लेकिन अगर हमने अपने मूवेबल गुड्स का पोजीशन किसी दूसरे व्यक्ति को केवल एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया है कि भैया ये काम पूरा कर दो, पूरा हो जाएगा तो मुझे वापस दे देना, वो बेलमेंट कहलाएगा। लेकिन अगर वस्तु का बेलमेंट हुआ है किसी लोन के रीपेमेंट के लिए, एक सिक्योरिटी के रूप में किया है, तो ये कहलाता है प्लेज। इसका मतलब आप में से जिन्होंने भी यहां पर डी आंसर किया है बिल्कुल दुरुस्त आंसर किया। अब कुछ बातें यहां पर समझ लीजिए, मैं यहीं पर आपको बता दे रहा हूं। यहां पर जो व्यक्ति ऋण लेता है या जो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी का ओनर है वो कहलाता है पाउनर, यानी आदित्य यहां पर कहलाएंगे पाउनर। यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में जो बेलर था वो यहां पाउनर कहलाता है, और क्रेडिटर यहां पर कहलाएगा पाउनी। क्रेडिटर यहां पर क्या कहलाता है? पाउनी। बात नंबर 1। बात नंबर 2, प्लेज में केवल मूवेबल गुड्स ही दी जाती हैं, इमूवेबल गुड्स नहीं होती है। बात नंबर 2। बात नंबर 3, प्लेज के केस में भी गुड्स का केवल पोजीशन जाता है, ओनरशिप ओनर के पास रहती है। केवल पोजीशन ही जाएगा, ओनरशिप ओनर के पास रहेगी। ऐसा ही बेलमेंट में होता है, लेकिन बेलमेंट में पोजीशन किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए जाता है, जबकि प्लेज में स्पेसिफिक पर्पस यहां है लोन के रीपेमेंट को सिक्योर करना। ठीक हो गई जी बात इतनी? तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड एसेंशियल कंडीशन फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज? इनमें से कौन सा एक एसेंशियल कंडीशन नहीं है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज के लिए? मतलब प्लेज के लिए इनमें से कौन सा एक वैलिड एसेंशियल कंडीशन नहीं है? डिलीवरी ऑफ पोजीशन एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव मस्ट टेक प्लेस। डिलीवरी ऑफ पोजीशन होना चाहिए, पोजीशन की डिलीवरी होनी चाहिए। ये एक्चुअल भी हो सकती है, ये कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। ओनरशिप ऑफ गुड्स मस्ट ट्रांसफर टू द पाउनी, पाउनी को गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर होनी ही चाहिए, दूसरी कंडीशन है ये। तीसरा है गुड्स मस्ट बी मूवेबल, गुड्स को मूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए। द पर्पस मस्ट बी सिक्योर पेमेंट और परफॉर्मेंस। प्लेज के लिए जरूरी है भैया कि आपने जो वस्तु दी है उसके पीछे एक ऋण हो, एक परफॉर्मेंस हो, जिसकी सिक्योरिटी के लिए ही आपने वो वस्तु दी हुई है। इनमें से कौन सी एसेंशियल कंडीशन नहीं है? आंसर करिए, इनमें से कौन सी एसेंशियल कंडीशन नहीं है? इनमें से कौन सी एसेंशियल कंडीशन नहीं है?
इनमें से कौन सी एसेंशियल कंडीशन नहीं? तो अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा समझा कि प्लेज के केस में केवल पोजीशन ट्रांसफर होता है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। तो बी में यहां पर लिखा ओनरशिप ट्रांसफर, बी एक एसेंशियल कंडीशन नहीं, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट ऑप्शन होगा। हमें जो एसेंशियल नहीं वही सर्च करना है, वही ढूंढना है आंसर में, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आप में से जिन्होंने बी दिया है दुरुस्त आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। इफ अ प्लेजी सेल्स द प्लेज गुड्स, प्लेजी का मतलब है यहां पर है पाउनी से, तो आप उसे प्लेजी बोले या पाउनी बोले, वैसे सही शब्द यहां पर है पाउनी। तो अगर पाउनी या प्लेजी ने भैया जो प्लेज गुड्स थी, जो वस्तु आपने प्लेज की हुई थी, उसको जो है बेच दिया, इफ अ प्लेजी सेल्स द प्लेज गुड्स इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय द प्लेजर, द प्लेजी मस्ट, अगर आपका जो प्लेजर है यानी जो पाउनर है, अगर वो डिफॉल्ट कर गया, और डिफॉल्ट करने के केस में अगर प्लेजी ने उस वस्तु को बेच दिया, तो जो प्लेजी है उसको क्या करना चाहिए, यानी उस वस्तु को बेचने के लिए उसे क्या करना चाहिए अगर पाउंडर डिफॉल्ट कर रहा है तो? सेल द गुड्स एट एनी प्राइस विदाउट इन्फॉर्मिंग द प्लेजर, प्लेजर यानी पाउनर को बिना इन्फॉर्म किए उस वस्तु के किसी भी प्राइस पर बेच सकता है, या वेट अंटिल द प्लेजर डिमांड्स द गुड्स बैक, या तब तक उसको वेट करना चाहिए जब तक प्लेजर अपनी वस्तु को वापस नहीं मांगता है, या नोटिफाई द प्लेजर बिफोर सेलिंग द गुड्स, या उस गुड्स को बेचने के पहले आपको प्लेजर को नोटिस देनी चाहिए, भैया ये ड्यू नोटिस है, आप हमारा लोन वापस नहीं कर रहे हैं, हम इसको बेचने जा रहे हैं, या ट्रांसफर ओनरशिप ऑफ द गुड्स टू द अनदर प्लेजर, या किसी दूसरे पाउनर को, दूसरे प्लेजर को उस गुड्स की ओनरशिप वो ट्रांसफर कर देता है। क्या होगा दुरुस्त आंसर यहां पर? देखिए प्लेज का मैं आपको क्लू दे दूं और आप उससे प्रैक्टिकल सारी बातें निकाल भी लेंगे आंसर। प्लेज का सबसे अच्छा एग्जांपल है, प्लेज का सबसे अच्छा एग्जांपल है गोल्ड लोन। गोल्ड लोन सबसे अच्छा एग्जांपल है, क्लियर है? तो जब भी गोल्ड लोन लिया जाता है तो आप अपना गोल्ड बैंक के पास रखते हैं, उसका पोजीशन बैंक को दे देते हैं, और अगर आप लोन अपना वापस नहीं कर पा रहे तो बैंक के पास अधिकार है कि उस गोल्ड को बेचकर अपने लोन की रिकवरी कर लेगा, लेकिन ड्यू नोटिस देने के बाद। तो आप में से जिन्होंने भी सी आंसर किया बिल्कुल दुरुस्त आंसर है कि प्लेजी अगर बेचना चाहता है उस वस्तु को डिफॉल्ट होने की कंडीशन में तो उसके पास अधिकार है, वो सेल प्रोसीड कर सकता है, लेकिन ड्यू नोटिस देने के बाद। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। इफ द पाउनर डिफॉल्ट्स इन पेमेंट ऑफ डेट, what are the rights available to the पाउनी अंडर सेक्शन 176? अगर पाउनर डिफॉल्ट कर गया है अपने लोन को पे करने में, तो पाउनी के पास यानी क्रेडिटर के पास या जिसके पास वस्तु रखी गई है उसके पास क्या अधिकार है, क्या राइट है? पाउनी कैन रिटेन गुड्स बट कैन नॉट सेल देम, पाउनी खाली उस वस्तु को अपने पास रिटेन कर सकता है लेकिन उसको बेच नहीं सकता है। या बी, पाउनी कैन सू फॉर डेट, रिटेन गुड्स एज कोलेट्रल और आफ्टर ड्यू नोटिस सेल देम, पाउनी भैया अपने डेट के लिए मुकदमा भी दायर कर सकता है उस व्यक्ति को, उस वस्तु को अपने पास रोक कर भी रख सकता है, या ड्यू नोटिस देने के बाद वो सेल भी कर सकता है। पाउनी मस्ट फर्स्ट ऑब्टेन कोर्ट्स परमिशन टू सेल गुड्स, या पाउनी को पहले कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी गुड्स को बेचने के लिए, या पाउनी कैन फोरफीट गुड्स इमीडिएटली विदाउट नोटिस, या पाउनी फोरफीट कर सकता है गुड्स को बिना नोटिस दिए। क्या आंसर होगा भैया, क्या आंसर होगा? दुरुस्त आंसर बताइए, क्या आंसर होगा इस पे? सफिशिएंट समय हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 पर ले लिया, उम्मीद है आपको आंसर मिल गया होगा भैया। पाउनी अपने मुकदमे के लिए, अपने रिलेट के लिए मुकदमा भी कर सकता है, कोलेट्रल के रूप में अपने पास जो वस्तु रखी गई तो उसको रिटेन भी कर सकता है, या ड्यू नोटिस देकर वो बेच भी सकता है। जिन्होंने भी आंसर दिया बिल्कुल दुरुस्त दिया। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। अंडर सेक्शन 177 इफ द पाउनर डिफॉल्ट्स but before the actual sale of goods by the pawnee, the pawner offers to pay the debt then। देखिए क्या हुआ कि पाउनर आपका डिफॉल्ट कर गया। अब अगर पाउनर डिफॉल्ट कर गया तो पाउनी के पास ये अधिकार है ड्यू नोटिस देकर वो उस वस्तु को बेचकर अपने लोन की रिकवरी कर सकता है। तो अगर पाउनर डिफॉल्ट हो गया है लेकिन एक्चुअल सेल होने के पहले, जब वो बेचने जा रहा था उस सेल होने के पहले ही पाउनर ने ये ऑफर कर दिया कि मैं आपका लोन रीपे कर रहा हूं, मतलब सेल होने के पहले, क्लियर? अगर पाउनर ने ऑफर कर दिया कि मैं आपका लोन रीपे करने जा रहा हूं तो उस केस में क्या होगा? पाउनी मस्ट रिटर्न गुड्स इवन आफ्टर सेल, पाउनी को वस्तु वापस करनी पड़ जाएगी सेल हो गई है तो भी, या पाउनी में रिफ्यूज रीपेमेंट एंड रिटेन गुड्स, या पाउनी पेमेंट को रिफ्यूज कर सकता है उस वस्तु को अपने पास रोक कर रख सकता है, या पाउनर लॉसेस ऑल राइट्स अपॉन डिफॉल्ट, या डिफॉल्ट होने पर वो सारे राइट्स खो देता है, या पाउनर कैन रिडीम गुड्स बाय पेइंग डेट एंड एक्सपेंसेस बिफोर एक्चुअल सेल, या पाउनर एक्चुअल सेल होने के पहले अगर अपने डेट को पूरा कर देता है और जो भी एक्सपेंसेस उसको रिटेन करने में, प्रिजर्व करने में लगा वो सारा एक्सपेंसेस अगर देता है तो पाउनर अपनी वस्तु को रिडीम कर सकता है यानी
मनी वापस पा सकता है, लेकिन एक्चुअल सेल होने के पहले ही वो करेगा। तो अभी पीछे हम लोगों ने जितना डिस्कशन किया है भैया, आपको इसका आंसर बिल्कुल दुरुस्त विधिवत तरीके से आप तक पहुंच गया होगा। आप में से जिन मित्रों ने भी इस क्वेश्चन के लिए डी आंसर किया है, बिल्कुल दुरुस्त आंसर है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 पर बढ़ने के पहले मैं आपको फिर से ये इंफॉर्मेशन दे देता हूं, क्योंकि अब ये डेट आपकी बिल्कुल करीब आ चुकी है। आपके लिए ऑफर लॉन्च किया गया था, 60% तक का ऑफ था, दिवाली के उपलक्ष्य में आपको ऑफर दिया जा रहा था। ये ऑफर हमारे सीआईबी के सारे ही महापैक्स और सारे ही लाइव बैचेस पर था। ये ऑफर आपके लिए 27 अक्टूबर तक वैलिड रहेगा। क्लियर है? तो ये दिन भी बेहद करीब आ चुका है आपके लिए, 27 अक्टूबर को ये ऑफर समाप्त हो रहा है। इस ऑफर का लाभ लेके अभी आप सारे ही बैचेस पर, जितने भी महापैक्स है, लाइव बैचेस हैं, उन पर 60% का डिस्काउंट ले सकते हैं। जो सबसे नया बैच है, जिसकी क्लासेस अभी 14 अक्टूबर से ही शुरू हुई हैं, अब इसमें बहुत ज़्यादा क्लासेस नहीं बीती हैं, ये आपका कंप्लीट थ्योरी बैच है, यानी क्रैश कोर्स में हम आपके चारों ही कंपलसरी पेपर की थ्योरी कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ इसमें आपको टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है इसी कॉस्ट पर। 27 अक्टूबर के बाद ये कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि 60% का जो ऑफर है वो समाप्त हो जाएगा। तो अभी आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं 27 अक्टूबर तक। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। Which of the following statement best defines the relationship? देखिए, अभी तक जो क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने देखा, अगर आप अपनी बुक उठा के देखेंगे तो बहुत छोटा सा ही टॉपिक है आपका, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। बहुत छोटा सा टॉपिक है, मुश्किल से मुझे लगता है 1.5 पेज या 2 पेज में ही टॉपिक है ये। उसके बाद आखिरी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। तो अब हम जो बातचीत करने जा रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी पर बात करने जा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्या होती है, इसको समझते हैं भैया। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी को समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक व्यक्ति हमारे पास है, आदित्य नाम के एक व्यक्ति हैं। अब आदित्य क्या है, आदित्य अपना कोई मकान सेल करना चाहते हैं। आदित्य ये ओनर है किसके, किसी हाउस के, किसी हाउस के ओनर है। ये इस मकान को बेचना चाहते हैं और इसको बायर को खरीदना है। क्लियर है? अब आदित्य के पास इतना समय नहीं है कि आदित्य जाए दुनिया भर के बायर से मिले, अपनी प्रॉपर्टी की सारी बात बताएं। तो उन्होंने एक व्यक्ति को एम्प्लॉय कर लिया, जिसको हम यहां पर कहेंगे एजेंट, जिसको हम क्या कहेंगे यहां पर, एजेंट। और आदित्य ने एजेंट को प्रॉपर्टी की सारी डिटेल दे दी और कहा कि मैं तुम्हें एम्प्लॉय कर रहा हूं, मैं तुम्हें इसलिए रख रहा हूं ताकि तुम जाओ भैया अलग अलग बायर से मिलो और मेरे मकान को बेचने में मेरी मदद करो। क्लियर हो गई? जब मकान बिक जाएगा, हमारा रिलेशनशिप समाप्त हो जाएगा, तुम्हारी जो फीस वीस है वो लेना भैया, चले जाना। यहां पर आदित्य के बिहाफ पर जो व्यक्ति काम कर रहा है उसको हम कहते हैं एजेंट। और इन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ये कहलाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। इसको क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी बोला जाता है। और आदित्य ने जिस व्यक्ति को अपॉइंट किया है वो एजेंट कहलाएगा। एजेंट वह व्यक्ति है जिसको आदित्य यहां पर कहलाएंगे प्रिंसिपल। आदित्य को क्या कहा जाएगा, आदित्य को यहां पर कहा जाएगा प्रिंसिपल। यानी प्रिंसिपल ने जिस व्यक्ति को एम्प्लॉय किया है खुद को रिप्रेजेंट करवाने के लिए, वो व्यक्ति यहां पर क्या कहलाएगा, एजेंट, जो थर्ड पार्टी से मिलेगा। यानी एजेंट एक तरीके से प्रिंसिपल और बायर या किसी थर्ड पार्टी के बीच का इंटरलिंक होता है, जो प्रेजेंट करता है अपने प्रिंसिपल को, आदित्य को। क्लियर होगी इतनी बात? और इस कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। यहां पर एजेंट जो भी एक्ट करेगा वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, आदित्य लेंगे, यानी प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल होता है, ये बात ध्यान से समझना। ये तो खाली मीडिएटर है, ये तो खाली रिप्रेजेंट कर रहा है अपने प्रिंसिपल को, ये तो खाली इंटरलिंक है। प्रॉपर्टी की सारी जिम्मेदारी कौन लेगा, आदित्य लेंगे। इसलिए प्रिंसिपल का कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी होता है। एक बात आपको यहां पर याद रखनी है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में कंसिडरेशन होना जरूरी नहीं है। अगर बिना कंसिडरेशन नहीं भी है तो भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी फॉर्म की जा सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइंस द रिलेशनशिप ऑफ एजेंसी अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872? इसमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी को सही तरीके से डिफाइन कर पा रहा है। इट इज अ रिलेशनशिप बेस्ड प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जो प्योरली डिपेंड करता है एक कॉन्ट्रैक्ट पर जो प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में होता है। या इट इज अ रिलेशनशिप वेयर वन पर्सन एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द अनदर एंड कैन बाइंड दैट अदर पर्सन बाय हिज एक्ट। यह एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जहां पर एक पर्सन एक्ट करता है दूसरे पर्सन के बिहाफ पर, और जो दूसरा पर्सन है, ये जिसको एम्प्लॉय किया गया, वो जो भी एक्ट करेगा, जिसने उसको एम्प्लॉय किया है वो बाध्य होगा उसके एक्ट पर। इट इज अ मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप या इट अराइजेस ओनली थ्रू एक्सप्रेस एग्रीमेंट नॉट बाय इंप्लीकेशन। ये खाली एक्सप्रेस एग्रीमेंट के थ्रू ही होगा, मतलब अगर आप रिटन या ओरल एग्रीमेंट करेंगे तो ही होगा, ये इंप्लीकेशन पर नहीं होता है। क्या होगा दुरुस्त आंसर क्वेश्चन नंबर 6 पर? इसके ऑप्शंस को ठीक से पढ़िएगा, नहीं तो इसमें आंसर गलत हो सकता है। ऑप्शंस को ठीक से पढ़िएगा फिर आंसर करिएगा भैया। क्वेश्चन नंबर 6 पर क्या होगा दुरुस्त आंसर?
सफिशिएंट समय हम लोगों ने ले लिया है। आप में से जिन्होंने भी बी आंसर किया, बी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, पीछे हम लोगों ने समझा भी है, उसको सबसे सही तरीके से रिप्रेजेंट करें, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के लिए, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के लिए सबसे एसेंशियल चीज कौन सी है? एजेंट नीड नॉट हैव कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, जरूरी नहीं कि एजेंट के पास कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट हो। द प्रिंसिपल शुड हैव कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, प्रिंसिपल को कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, एलिजिबल टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। क्लियर है? कंसिडरेशन इज मस्ट फॉर अपॉइंटिंग एन एजेंट, कंसिडरेशन जरूरी है एजेंट को अपॉइंट करने के लिए, या ऑल ऑफ द अबव? दुरुस्त आंसर क्या होगा? दुरुस्त आंसर क्या होगा? सफिशिएंट समय हम लोगों ने ले लिया है। देखिए, कंसिडरेशन मस्ट नहीं होता है, इसलिए सी आंसर नहीं बनेगा। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट वैसे होनी चाहिए एजेंट के पास, लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया कि एजेंट अगर 18 साल से कम है तो भी उसको अपॉइंट किया जा सकता है, क्योंकि वो कोई लायबिलिटी नहीं लेता है। लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि उसका अगर 18 साल की एज है तो ज्यादा बेहतर है। क्लियर है? तो 18 साल की एज पर ही उसको अपॉइंट किया जाता है, लेकिन वो कर सकता है, वो ठीक है। लेकिन यहां पर प्रिंसिपल का कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होना सबसे मस्ट है, क्योंकि लायबिलिटी प्रिंसिपल ही लेता है, इसलिए उसका कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होना बिल्कुल दुरुस्त बात है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त है इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। इफ एन एजेंट, मैं फिर से आपको बता दूं, वैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि जो एजेंट है वो 18 वर्ष का हो, मेजोरिटी एज में हो, लेकिन प्रैक्टिकली कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर वो 18 साल की एज में नहीं है तो भी वो एजेंट के रूप में एंटर हुआ है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि होना चाहिए उसको। क्लियर है? इफ एन एजेंट इज अपॉइंटेड टू हैंडल ओनली वन स्पेसिफिक टास्क, व्हाट टाइप ऑफ एजेंट इज ही? अगर किसी एजेंट को केवल एक टास्क के लिए अपॉइंट किया गया है तो किस प्रकार का एजेंट होगा? जनरल एजेंट होगा, स्पेशल एजेंट होगा, यूनिवर्सल एजेंट होगा, या कमीशन एजेंट होगा? जैसे पीछे हम लोगों ने एग्जांपल दिया कि आदित्य ने खाली उसको एक ही टास्क के लिए अपॉइंट किया था कि भैया मेरा ये मकान है, आप इसको बिकवा दो, आप मेरे बिहाफ पर जाइए, बाहर से बातचीत करिए और आप इसको बिकवा दीजिए, है ना? तो वहां पर सिर्फ एक ही टास्क के लिए उसको रखा गया था, मकान बिक जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इन दोनों के मध्य समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे एजेंट को हम कहते हैं, कौन सा एजेंट? आंसर करिए। सफिशिएंट समय हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 पर ले लिया है। इस एजेंट को हम कहते हैं स्पेशल एजेंट। अब मैं तीनों एजेंट के बारे में आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि हो सकता है ये सवाल स्पेशल एजेंट पे ना पूछ के किसी और एजेंट पे पूछा जाए। यूनिवर्सल एजेंट, कमीशन एजेंट ऐसा कुछ नहीं है। यूनिवर्सल एजेंट वो एजेंट होता है जो लगभग सारे काम करता है। क्लियर है? उसको यूनिवर्सल एजेंट कहते हैं। लगभग सारे काम का मतलब है, यूनिवर्सल एजेंट का यहां पर ये मतलब है कि उसको ताकत उतनी ही प्राप्त है जितनी प्रिंसिपल को प्राप्त है। जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी गई है तो आपको उतनी ही ताकत प्राप्त है जितनी प्रिंसिपल को प्राप्त है, तो यूनिवर्सल एजेंट कहलाता है। जनरल एजेंट वो होता है जिसको लगभग लगभग सारे काम करने की अनुमति होती है। जैसे एक दुकानदार है, उसने अपनी दुकान पर एक नौकर रखा हुआ है, एक काम करने वाला रखा है, जो उसके बिहाफ पर सारे काम करता है। माल आता है उसे भी दुकान में रखवाता है, कोई ग्राहक वस्तु खरीदने आता है उसे बेचता है, उससे पैसा लेता है, गल्ले में रखता है, दुकान वो पूरी संभाल रहा है, तो उसको हम जनरल एजेंट कहेंगे। स्पेशल एजेंट जो अभी मैंने आपको बताया, यूनिवर्सल एजेंट होता है जिसको उतनी ही ताकत प्राप्त है जितनी की प्रिंसिपल को प्राप्त है। वो प्रिंसिपल के बराबर ही ताकतवर है। जैसे अगर आप अपनी प्रॉपर्टी का पावर ऑफ अटॉर्नी किसी व्यक्ति के नाम पर कर दे, कहते पावर ऑफ अटॉर्नी तुम्हें दे दी, जाओ इस प्रॉपर्टी को बेचो, तो उसे उतनी ही ताकत प्राप्त है जितनी प्रिंसिपल को प्राप्त है, वो कहलाता है यूनिवर्सल एजेंट। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। दो स्टेटमेंट दिए गए, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को चुनना है। An agent is bound to conduct the business of the agency with as much as skill he is generally possessed by the person engaged in similar business unless the principal has notice of his want to skill। देखो, किसी जनरल एजेंट को किसी एजेंट को सामान्य तौर पर अपनी पूरी स्किल का उपयोग करके वो काम करना चाहिए, और उसको वो स्किल रखनी चाहिए, उस स्किल का उपयोग करना चाहिए जो सामान्यता उस बिजनेस में होता है। क्लियर है? अगर उससे प्रिंसिपल कुछ अलग डिमांड नहीं कर रहा तो उसको जो उस बिजनेस में स्किल का उपयोग किया जाता है उसके हिसाब से काम करना चाहिए। स्टेटमेंट 1 है। दूसरा स्टेटमेंट, द एजेंट इज ऑलवेज बाउंड टू एक्ट विद द रीजनेबल डिलीजेंस एंड यूज सच स्किल हैज ही पॉसेस, और उसे रीजनेबल डिलीजेंस के साथ काम करना चाहिए, जो स्किल उसके पास उसका पूरा उपयोग करके काम करना चाहिए। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, दोनों स्टेटमेंट गलत है, केवल पहला सही, केवल दूसरा सही। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, सफिशिएंट समय हम लोगों ने ले लिया। ये दोनों ही स्टेटमेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के बारे में बिल्कुल दुरुस्त स्टेटमेंट है। एजेंट का एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। जैसे मान लेता हूं मेरा नाम आशीष है, मैं एक पॉलिसी खरीदना चाहता हूं, बीमा पॉलिसी,
तो मैं LIC एजेंट से वो पॉलिसी खरीदूंगा। किससे खरीदूंगा? LIC एजेंट से खरीदूंगा। लेकिन ये LIC एजेंट किसका बीमा बेच रहा है? ये LIC का बेच रहा है। यानी LIC यहां पर है प्रिंसिपल, LIC का बीमा बेच रहा है यहां, यानी LIC यहां पर क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया, LIC एजेंट इसका एजेंट हो गया, और आशीष यहां पर थर्ड पार्टी यानी बायर हो गया। तो LIC एजेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? LIC को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मेथड फॉर द टर्मिनेशन ऑफ द एजेंसी ऑफ एन एजेंट? इनमें से कौन सा मेथड है जिससे एजेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है, एजेंट और प्रिंसिपल का जो रिलेशन है वो समाप्त किया जा सकता है? बाय रिवोकेशन ऑफ द एजेंट्स अथॉरिटी बाय द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ने अगर एजेंट की अथॉरिटी को रद्द कर दिया कि भैया अब आप हमारे लिए काम नहीं करेंगे, आपकी सारी अथॉरिटी रद्द है, तब वो समाप्त हो जाएगा। बाय रिनंसिएशन ऑफ द बिजनेस ऑफ द एजेंसी ऑफ बाय द एजेंट, या जो एजेंट था उसने अपनी एजेंसी को ही समाप्त कर दिया कि रिनंसिएशन कर दिया, वो पूर्ण हो चुकी है, उसको समाप्त कर दिया है। या बाय द कंप्लीटेशन ऑफ द बिजनेस ऑफ द एजेंसी, या एजेंसी जिसलिए शुरू की गई थी या मैंने जो काम एजेंट को दिया था वो काम कंप्लीट हो गया है तो वो समाप्त हो जाएगा। या ऑल ऑफ द अबव, या ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा दुरुस्त आंसर? यहां पर दुरुस्त आंसर क्या होगा भैया? सफिशिएंट समय हम लोगों ने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर भी ले लिया है। आप में से जिन्होंने भी आंसर दिया ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त आंसर है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके अलावा और कैसे कैसे एजेंसी टर्मिनेट हो सकती है? अगर एजेंट की मृत्यु हो जाए या प्रिंसिपल की मृत्यु हो जाए तो भी समाप्त हो जाएगा। अगर आपका क्या नाम है, अगर एजेंट आप सॉरी अगर प्रिंसिपल आपका इंसॉल्वेंट हो गया या अनसाउंड माइंड हो गया तो भी आपकी एजेंसी समाप्त हो जाएगी। क्लियर हो गया इतनी बात? या अगर एजेंट को प्रिंसिपल को ऐसा लगा कि एजेंट वैसा काम नहीं कर रहा है कि जैसा उसने बताया था, या वो गलत तरीके से उसकी प्रॉपर्टी से कुछ लाभ कमा रहा है, तो भी वो उसको रद्द कर सकता है। ये सारे तरीके और भी हैं टर्मिनेट करने के एजेंसी को। तो आज के लिए फिर इतनी ही चर्चा रखते हैं बाबू। आज आपका मॉड्यूल डी का ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के साथ जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो समाप्त हुआ। नेक्स्ट जो आपके साथ मुलाकात होगी वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पर हमारी चर्चा होगी। 1930 का अधिनियम है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, उस पर बातचीत होगी। बाकी आपके लिए जैसा मैंने पीछे बताया कि आपके लिए ऑफर लॉन्च किया गया 60% तक का सारे ही बैचेस पर। ये वो महापैक है जिस पर आपको ये ऑफर मिल रहा है। पीछे जो बैचेस मैंने आपको बताए, CIB क्रैश कोर्स हो गया या और भी रीलोडेड बैच, MCQ बैच है, उन सब का आपको इस पर एक्सेस मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी महापैक लेते तो सारे बैचेस का एक्सेस आपको मिलता है। महापैक में आपको इलेक्टिव पेपर की क्लासेस भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, उसमें आपको कुछ भी देने की आवश्यकता और नहीं होती इसी फीस पर। इनके अलावा अगर आप RBI ग्रेड बी का पेपर टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए समर्थ बैच लॉन्च कर दिया गया है। 2025-26 के एग्जाम को ये कवर करेगा, फेज 1 फेज 2 दोनों के लिए। इस पर भी 60% का लाभ आपको मिल रहा है। अगर आपका कोई एक ही सब्जेक्ट रुका हुआ है तो सिंगल सब्जेक्ट, केवल एक सब्जेक्ट आप क्लियर करना चाहते हैं या एक ही सब्जेक्ट रुका हुआ है तो सिंगल सब्जेक्ट भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चारों कंपलसरी पेपर आपके लिए अवेलेबल है। और अगर मैं इलेक्टिव पेपर की बात करूं तो हम आपको 4 इलेक्टिव पेपर उपलब्ध करा रहे हैं, HRM, सेंट्रल बैंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट और रूरल बैंकिंग। अगर आप महापैक लेते हैं तो आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। महापैक के अलावा कोई और बैच लेते हैं तो फिर आपको ये इस प्राइस में आपको ये अलग से लेना होता है। आप इसको इंडिविजुअल रूप में भी परचेज कर सकते हैं। कुछ भी और आप मुझसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो इस पर्टिकुलर QR कोड को स्कैन करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू आप मुझसे जुड़ सकते हैं। QR कोड को स्कैन करने में कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप सिंपली सर्च करें आशीष सर GIB CIB एग्जाम्स, आप इस माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं आपके CIB के लिए 2 पेपर डील करता हूं, BRBL और HRM। इन दोनों पर कोई भी सवाल आपका है तो इस ग्रुप से जुड़ के आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आपके सवालों के जवाब के साथ मैं यहाँ पर बना रहता हूँ। तो आज के लिए इतनी ही चर्चा रखते हैं। अब आपसे जो अगली मुलाकात होगी मेरी, उस पर हम मॉड्यूल डी के अगले हिस्से पर चर्चा करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।